Assalamualaikum class, this is Shahir Jamal and you're watching Cloud Data Engineering with Shahir Jamal। बेटा आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक जो है वो क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग के हवाले से है, क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग के रोड मैप के हवाले से है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग के हवाले से सीखा था कि क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग क्या होती है, एक क्लाउड डाटा इंजीनियर कौन होता है और वो काम क्या करता है। चलिए इसके रोड मैप की तरफ चलते हैं। बेटा क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास बेसिकली 5 पिलर्स होते हैं और आखिरी वाला जो पिलर होता है वो बेसिकली हमारा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप पिछले चारों पिलर का काम कंबाइन करके करते हैं। सबसे पहला पिलर जो है क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास वो डाटा ऑटोमेशन का पिलर है, जहां पे आप अपने डाटा को ऑटोमेट करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये बेसिकली क्या होता है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर एक काम है जो कि आपको रोजाना करना है, आप उस काम को किस तरह करना पसंद करेंगे? क्या आप वो काम मैन्युअली करना पसंद करेंगे जिसके अंदर मेहनत और मुशक्कत है, या फिर आप स्मार्टली काम करेंगे और आप एक ऐसा सिस्टम चाहेंगे अपने लिए कि आपकी तरफ से वो काम रोजाना करता रहे? लाजमी सी बात है मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, जो बोलेंगे कि यार एक ऐसा सिस्टम हो जो कि मेरी तरफ से वो काम करता रहे। ठीक है, तो बेटा बेसिकली जो ये चीज होती है, ये पूरा जो ऑटोमेशन का प्रोसेस होता है वो होता ही यही है कि आप एक सिस्टम बनाते हैं जो कि आपके बिहाफ के ऊपर काम कर रहा होता है। मैं इसको बहुत डिटेल में रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। लेट सपोज कि आपको किसी वेबसाइट से रोजाना डाटा स्क्रैप करके लाना है, या आपको किसी वेबसाइट से डाटा उठा के लाना है। ठीक है, आप वो क्या काम आप कैसे करना पसंद करेंगे? क्या आप रोजाना उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां से डाटा लाएंगे, या फिर क्यों ना आप एक ऐसी पाइथन की स्क्रिप्ट लिखें जो कि उस वेबसाइट के ऊपर जाए, वेबसाइट को क्रॉल करे, वहां से आपका रिक्वायर्ड डाटा जो है उसको स्क्रैप करके लाए और उसको सेव करवा दे। मुझे बताइए कौन सी चीज बेहतर है? क्या आपका उस वेबसाइट पे जाना, वहां से डाटा कॉपी करके लाना, या फिर आपकी एक पाइथन की स्क्रिप्ट जो कि आपके लिए काम करे? भाई लोग बोलेंगे कि सर पाइथन की स्क्रिप्ट बेहतर है। बेटा बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है डाटा लाने का पाइथन की स्क्रिप्ट के थ्रू, यही डाटा ऑटोमेशन कहलाता है। आई होप कि मेरी बात आपको क्लियर हुई है। मैं इसको और डिटेल में समझाऊं तो आप लेट सपोज कि आप एक ट्रेवल एजेंसी के डाटा इंजीनियर हैं। वहां पे आपको काम क्या करना है कि आपको रोजाना सुबह उठ के 50 अलग अलग वेबसाइट पे जाना है और वहां से एयरलाइन के टिकट के प्राइसेस एक्सट्रैक्ट करके लाने हैं और उनको एक्सेल की फाइल के अंदर सेव करवाना है। अब अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा वो तो थक जाएगा, रोजाना सुबह 9 बजे उठ के जाएगा, 50 वेबसाइट को खोलेगा, वहां से डाटा लाएगा, उनको सेव करवाएगा। ये बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा। इसके लिए आप क्या काम करेंगे? भाई आप एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि वेबसाइटों के ऊपर जाएगी, उन वेबसाइट्स को स्क्रैप करेगी, डाटा उठा के लाएगी और उसको सेव करवा देगी। बेटा ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा जो फ्लो है, ये पूरा डाटा ऑटोमेशन का फ्लो कहलाता है, ये डाटा ऑटोमेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर यूज होने वाली लैंग्वेज पाइथन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो पाइथन की लाइब्रेरीज यूज होती हैं इसके अंदर, वो स्क्रैपिंग के लिए स्पेसिफिकली वो ब्यूटीफुल सूप और सिलीनियम यूज होती हैं। ठीक है, डाटा मैन्युपुलेट करने के लिए बेसिकली आपके पास पांडास यूज होती है जिसके ऊपर आप एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक, आई होप कि मेरी बात क्लियर होगी। अच्छा नेक्स्ट पिलर की तरफ चलते हैं जो कि डाटा मॉडलिंग का प्रोसेस है या पिलर है। आप मुझे बताइए कि आप में से कितना बच्चा जो है वो लाइब्रेरीज के अंदर गया है, चाहे वो आपकी स्कूल की लाइब्रेरी हो, कॉलेज की लाइब्रेरी हो या फिर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो। मेजोरिटी ऑफ द टाइम तकरीबन तमाम बच्चा ही गया होगा, उसने लाइब्रेरी देखी होगी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, लाइब्रेरी के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पे आपको बुक्स किस तरह मिलती हैं? कि सारी बुक्स एक ही शेल्फ के अंदर होती हैं और वहां से आप टटोल रहे होते हो, ढूंढ रहे होते हो हर बुक को, ऐसा होता है? या फिर अलग अलग शेल्फ बने हुए होते हैं, वहां पे हर ऑथर के नाम से स्पेसिफिक जॉनरा होता है, फिर टाइटल होता है। ये इन सारी चीजों के ऊपर बुक्स ऑर्गेनाइज होती हैं अलग अलग शेल्फ के अंदर। मुझे बताओ कौन सी चीज होती है वहां पे? भाई लाजमी सी बात है दूसरी वाली चीज होती है, अलग अलग बुक्स जो होती हैं वो अलग अलग शेल्फ के अंदर अपने ऑथर के नाम से, जॉनरा के हिसाब से और टाइटल के हिसाब से वहां पे मैनेज होती हैं। इससे होता क्या है कि भाई इससे आपके लिए बुक ढूंढना आसान होता है, लाइब्रेरियन के लिए, जो लाइब्रेरी के अंदर जो होता है, लाइब्रेरियन जो बैठा हुआ होता है, उसके लिए बुक मैनेज करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट जो होता है बेटा वो डाटा मॉडलिंग का भी होता है कि जब आप पीछे से डाटा ले आते हैं तो आप उसको किसी एक फाइल के अंदर या किसी एक फोल्डर के अंदर स्टोर नहीं करवाते। आप वहां पे उस डाटा को बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर, रोज और कॉलम के अंदर टेबल्स बना के स्टोर करवाते हैं, ताकि बाद की में आपको उस डाटा के ऊपर अबूर हासिल हो और आप उस डाटा के ऊपर प्रॉपरली एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। ठीक है बच्चा, बेटा डाटा मॉडलिंग के अंदर जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है, यानी एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं, और मल्टीपल एसक्यूएल होती हैं हमारे पास। हम देख लेंगे आगे जब हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, आई होप कि ये डाटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं जरा डाटा वेयर हाउसिंग की तरफ।
या क्लाउड डेटा वेयरहाउसिंग की तरफ। बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेटा वेयरहाउसिंग क्या होती है। मेरा प्यारा बेटा, जब तुम्हारे पास बहुत बड़े अमाउंट के अंदर, बहुत हेफ्टी अमाउंट के अंदर जब डाटा आता है, तो आप उसको डायरेक्टली किसी लैपटॉप के अंदर या यूएसबी के अंदर स्टोर नहीं करवाते या डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करवाते। बेटा आप उसको डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर करवाते हैं। और डेटा वेयरहाउस का एक स्पेसिफिक मकसद या खाली मकसद जो होता है वो आपके डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना होता है। आप उसको किसी एप्लीकेशन के साथ रन करके डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते डाटा वेयरहाउस को, बल्कि उसका खालिस मकसद जो होता है वो आपके डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना होता है। ठीक है, अब डेटा वेयरहाउस सर बनते क्यों हैं और क्लाउड डेटा वेयरहाउस क्या होता है, बेटा मैं समझाता हूँ। मेरा प्यारा बेटा, डेटा वेयरहाउसेस मैंने बता दिया आपको कि एनालिसिस परफॉर्म करता है आपके डाटा के ऊपर। अच्छा, अब क्लाउड डेटा वेयरहाउस की तरफ अगर हम चलें तो ये कुछ भी नहीं होता, बस ये डेटा वेयरहाउस ही होता है और ये क्लाउड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इसको। जब ये आपका डेटा वेयरहाउस क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो ये क्लाउड डेटा वेयरहाउस बन जाता है। अच्छा भाई, सर एक बात तो बताएं कि डेटा वेयरहाउस और क्लाउड डेटा वेयरहाउस में क्या फर्क है। बिल्कुल बताता हूँ मेरा प्यारा बेटा। देखो भाई, डेटा वेयरहाउस जो होता है ना, उसके ऊपर तुम बेशक अपने डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जब आपका डाटा जो है बहुत बड़े अमाउंट के अंदर चला जाता है तो आपका डेटा वेयरहाउस वहां पे या तो स्लो पड़ जाता है या फिर मेजोरिटी ऑफ द टाइम उसके पास चांसेस होते हैं कि वो या तो वो क्रैश कर जाए या फिर वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है एग्जीक्यूशन के टाइम, क्यूरी एग्जीक्यूशन के टाइम। यहाँ पे आपके पास जो एडवांटेज आता है वो क्लाउड डेटा वेयरहाउस का आता है। भाई क्लाउड डेटा वेयरहाउस के अंदर आपके पास जितना बड़ा डेटा हो उसका कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर वेयरहाउसेस होते हैं जो कि बाय द टाइम स्केल हो जाते हैं डाटा की क्वांटिटी को देख के। अगर कम अमाउंट में डाटा होगा तो वो अपने आप को लिमिट रखेगा वेयरहाउस। अगर बहुत बड़े अमाउंट के अंदर, हेफ्टी अमाउंट के अंदर डाटा आएगा तो वेयरहाउस जो है वो ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा। ये फायदा होता है सबसे पहला हमारे पास क्लाउड डेटा वेयरहाउस का। दूसरी चीज कि चाहे आपके पास बिलियंस ऑफ रॉ का डाटा आ जाए, ये वहां पे स्लो नहीं पड़ता। ये अपने वेयरहाउसेस को एक्सपेंड करता है और आपको सेकंड्स नहीं तो मिनट्स के अंदर बेटा ये आपको उसकी क्यूरी का रिजल्ट, यानी आपका जो एनालिसिस आपने जो परफॉर्म किए होते हैं ये आपको उसका रिजल्ट ला के दे देता है। दूसरी चीज तो ये हो गई। ठीक है, इसके क्रैश होने के बहुत कम चांसेस होते हैं बेटा। ये स्लो यकीनन पड़ जाएगा कहीं जगहों पे, लेकिन ये क्रैश नहीं होता क्योंकि ये पूरा सर्वर इसकी क्लाउड के ऊपर मैनेज हो रहे होते हैं, तो इसके क्रैश होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। आई होप कि आपको डेटा वेयरहाउसिंग और क्लाउड डेटा वेयरहाउसिंग समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं डेटा ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ। मेरा प्यारा बेटा, डेटा ऑर्केस्ट्रेशन कुछ भी नहीं होता, बस एक सिंपली आपके पास शेड्यूलिंग होती है अपने टास्क की। लेट सपोज आप लोगों को अगर ETL के बारे में मालूम है, चलो अगर नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ बेटा। आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है ETL और एक होता है ELT। बेटा ETL का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। इसका क्या मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड का? कि आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने वहां से डाटा उठाया, उसने आपने फिर उस डाटा को ट्रांसफॉर्म किया और फाइनली उस डाटा को लोड करवा दिया। भाई पहला स्टेप आपका क्या हुआ ETL के अंदर कि आपने वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट किया। दूसरा स्टेप मेरा प्यारा बेटा आपका क्या हुआ कि आपने उस डाटा को ट्रांसफॉर्म किया। आपका तीसरा स्टेप क्या हुआ कि आपने उस डाटा को फाइनली ट्रांसफॉर्म करवाने के बाद लोड करवा दिया। बच्चा ये तो ETL के स्टेप हो गए। अब ELT की बात करें तो बेटा बस आखिरी वाले जो दो स्टेप्स होते हैं वो स्वैप हो जाते हैं, यानी आप पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर आप लोड करते हैं, फिर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। बेटा ये सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको या तो ETL परफॉर्म करना है या फिर ELT परफॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सर डेटा ऑर्केस्ट्रेशन का क्या मकसद है और ये कैसे लिंक हो रहा है। मेरा प्यारा बेटा, आप जिस ऑर्डर के अंदर अपने टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं ये डेटा ऑर्केस्ट्रेशन कहलाती है। लेट सपोज मैंने पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट करवा दिया पाइथन की स्क्रिप्ट चला के, फिर मैंने उस डाटा को किसी के अंदर अपने डाटा मॉडलिंग करवा दी, किसी डेटाबेस के अंदर लोड करवा दिया और फाइनली मैंने उस डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर दिए। तो बेटा ये मेरे पास ELT की पाइपलाइन बन गई, यानी एक्सट्रैक्ट, लोड और ट्रांसफॉर्म। अगर मैंने यही काम किया होता कि मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट किया होता फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके फाइनल डेस्टिनेशन के अंदर लोड करवाया होता, तब भी ये मेरे पास ETL की पाइपलाइन बन जाती, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड की। ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर आप बेटा सिंपल काम करते हैं कि अपने टास्क को शेड्यूल करते हैं कि कौन से ऑर्डर के अंदर या किस ऑर्डर के अंदर आपका कौन सा टास्क जो है वो रन करेगा। टास्क A पहले रन करेगा, फिर टास्क B बाद में रन करेगा और टास्क C सबसे एंड के अंदर रन करेगा। ठीक है, अच्छा डेटा ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर मेरा गुड्डा जो आप टूल यूज करते हो वो अपाचे एयरफ्लो की तरफ से प्रोवाइडेड टूल होता है, या आप डॉकर के ऊपर इसको रन करते हो और यूज करते हो। ठीक है, अपाचे एयरफ्लो एक टूल है जो कि डेटा ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर काम आता है। उसके बाद फिर हम अपाचे काफका यानी रियल टाइम स्ट्रीमिंग की अगर बात करें तो अपाचे काफका हमारे पास एक टूल है जो यूज होता है। अच्छा मैं अपाचे काफका आपको समझाता हूँ। भाई आप पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर आप लोगों ने अगर जोमेटो की या फिर फूड पांडा की या कभी पाकिस्तान के अंदर आपने इनड्राइव वगैरह की जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस या कैब सर्विस अगर आपने बुक करी हो,
आपने देखा होगा कि राइडर को आपकी लोकेशन जो है वो लाइव जा रही होती है और आपके पास भी राइडर की लोकेशन जो होती है वो लाइव लोकेशन आ रही होती है। हत्ता कि अगर वो राइडर मूव भी कर रहा होगा तो आपके पास बता रहा होगा कि भाई आपका राइडर इस वाले पाथ से मूव करता हुआ आपके पास आ रहा है। बेटा ये रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है, इसको कहते हैं रियल टाइम स्ट्रीमिंग, यानी आपको ये रियल टाइम के अंदर डाटा लाके दे रहा होता है। इसके लिए जो टूल बेटा हम लोग यूज करेंगे इस कोर्स के अंदर वो है अपाचे काफका। अच्छा बेटा अब जरा क्लाउड प्लेटफॉर्म के हवाले से बात करते हैं। हम लोग जो इस कोर्स के अंदर क्लाउड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो अमेजोन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसे अमेजोन वेब सर्विसेज कहते हैं। अच्छा इसके अलावा मार्केट के अंदर आपके पास दो और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बहुत फेमस जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ये दोनों गूगल की तरफ से, अच्छा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म गूगल की तरफ से और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। मेरा प्यारा बेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म का काम जो होता है वो सिंपल सा ये होता है कि आपने पिछले जितने 4 पिलर्स पढ़े हैं, ऑटोमेशन से लेके ऑर्केस्ट्रेशन एंड स्ट्रीमिंग तक, ये सारा काम जो है मेरा प्यारा बेटा आप लोग एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर कर सकते हैं, जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी बनाता है। अमेजॉन जो है हमारे पास कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर जो कि हमारे काम को और ज़्यादा सिंपल बनाता है। जैसे डाटा स्टोरेज के लिए या डाटा मॉडलिंग के लिए हमारे पास अमेजॉन S3 के नाम से एक सर्विस मौजूद है जो कि बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसी के साथ हमारे पास कुछ सर्वरलेस इंजन या कंप्यूट इंजन या वेयर हाउसेस मौजूद होते हैं। इनके लिए हमारे पास एक सर्विस मौजूद होती है EC2 और लैम्डा के नाम से। और अपने आपको पाइथन की स्क्रिप्ट्स रन करने के लिए और एक बिल्कुल ETL या ELT पाइपलाइन बनाने के लिए अमेजॉन आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है अमेजॉन ग्लू के नाम से। और इसी तरह जैसा हमने क्लाउड डाटा वेयरहाउस पढ़ा था स्नोफ्लेक, अमेजॉन के अंदर आपके पास क्लाउड डाटा वेयरहाउस जो होता है वो रेडशिफ्ट होता है। फर्क बस इतना सा ये होता है स्नोफ्लेक और रेडशिफ्ट के अंदर, बस स्नोफ्लेक थोड़ा सा चीप होता है एज कम्पेयर टू रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट जो है वो एक्सपेंसिव होता है। बेटा इस स्ट्रीमिंग के लिए, रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए जैसा हमने काफका को देखा था, अमेजोन के अंदर बिल्कुल सेम चीज़ हमारे पास काइनेसिस वगैरह के नाम से होती है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत मल्टीपल सर्विसेज होती हैं जो कि इंशाल्लाह हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। बेटा ये था आपका क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग का रोड मैप। आई होप कि जो मैंने आपको पांचों पिलर समझाए हैं आपको एक एक पिलर बहुत क्लियर होगा। अगर आपको अभी भी किसी भी चीज के हवाले से या किसी भी पिलर के हवाले से कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।